मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर क्या कमल खिल जाएगा? क्या प्रचंड तरीके से शिवराज सिंह चौहान की वापसी होगी? 18 सालों की सत्ता विरोधी लहर को दरकिनार करके शिवराज एक बार फिर से कमल को चारों तरफ क्या खिला पाने में कामयाब होंगे, या फिर कमल खिलेगा कमलनाथ का, जिसका वो दावा कर रहे हैं, हाथ का पंजा होगा मजबूत? इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की है बड़ी तैयारी। राजस्थान की 199 सीटों पर क्या होगा? सीएम अशोक गहलोत की ओर से आपको बताते चले, लगातार बागियों के साथ बड़ी बैठक की गई है, जीत के उनके दावे हैं। लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस बात का दावा कर रही हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सुबह 3 बजे तक, तड़के 3 बजे तक उनकी ओर से, बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से बड़ी बैठक की गई है। इस वजह से बीजेपी पर भी सभी की निगाहें हैं और बीजेपी दफ्तर को राजस्थान में जयपुर में जिस तरह से सजाया गया है, उससे यकीनन अशोक गहलोत खेमे की चिंता को बढ़ा दिया होगा। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर क्या होगा, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। आधे घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट बॉक्स खोलेंगे और उसके बाद पहला रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। किसके सिर पर सजेगा ताज, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है, आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल से बीजेपी ने संपर्क किया है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। राजस्थान में थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल का बड़ा रोल रह सकता है, जिनकी बागियों पर बीजेपी की निगाह इस वक्त टिकी हुई है। और दूसरी तरफ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पर भी निगाह टिकाए हुए है भारतीय जनता पार्टी। शरद कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जयपुर से और ज्यादा जानकारी लेकर। शरद, आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल से बीजेपी ने संपर्क साधकर क्या कहा है? देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल आया है चित्रा, हर किसी को लग रहा है कि पता नहीं क्या फैसला आएगा जनता का, इसलिए संपर्क करने का सिलसिला, जैसे ही आज तक का एग्जिट पोल आया है, संपर्क करने का सिलसिला काफी तेज हो गया है। मैं काउंटिंग के सेंटर पे हूं और आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ गहमा गहमी है। ये स्ट्रांग रूम है जहां पर रखा हुआ है ईवीएम, और इसके अलावा देखिए किस तरह से जयपुर के 19 सीटों के लिए सबकी सांसें अटकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। यहाँ ये मतगणना स्थल है जहाँ पर सारे कर्मचारी पहुंच गए हैं और मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। ठीक घड़ी की सुइयां 8 बजेगी और यहाँ पर मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। पहली बार इस बार देखिए चित्रा, बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों जो है एक साथ काउंट किए जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि बैलेट पेपर काउंट होते थे, उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग होती थी, लेकिन इस तरह से व्यवस्था की गई है इस बार की दोनों एक साथ हों। यहाँ पर राजस्थान में आपने सही कहा कि जो निर्दलीयों की भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन चित्रा, एग्जैक्ट पोल में क्या आता है, क्या स्पष्ट बहुमत मिलता है, तो दोनों ही पार्टियों को निर्दलियों की या फिर आरएलपी की जरूरत पड़ती है क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि दोनों ही पार्टियां देखिए दावा कर रही है कि हमें जो है स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। ये सही है कि बीजेपी थोड़ा सा ज्यादा दावा कर रही है। कांग्रेस में पहले ऐसा लग रहा था कि उदासी है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद वो भी कुलांचे भर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात 2 बजे तक लगातार लोगों से मीटिंग करते रहे। वसुंधरा राजे के बारे में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो भी देर रात तक संभावित निर्दलीय और संभावित जीत वाले प्रत्याशियों से बातचीत करती रही। ये इस तरह का माहौल है जहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रांग रूम के बाहर अभी भी ये फोर्स तैनात है और जैसे ही 8 बजेगा यहाँ से ईवीएम निकाले जाएंगे और काउंटिंग बड़ा दिलचस्प है। मैं फौरन लौट रही हूँ एक सवाल के साथ। बीजेपी ने अपना दफ्तर सजा लिया है तो कांग्रेस दफ्तर में डांस हो रहा है। बड़ी दिलचस्प आज की स्थिति रहने वाली है। दोनों ही तरफ के चेहरे आज खिले हुए नजर आएंगे। 2 राज्य, क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी कामयाब हो जाएगी, उसकी ओर से जो दावा किया जा रहा है, एक बार जरा सुन लेते हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली दफ्तर का ढोल मजीरे बजाए जा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प रहने वाला है आज पूरा दिन, कम से कम दोपहर तक की स्थिति तो यही बताती है। दोनों ही तरफ जश्न का माहौल अभी से देखने को मिल रहा है। कहीं दफ्तर सज रहे हैं, कहीं मिठाइयां बन रही है और कहीं ढोल मजीरे इस वक्त बजाए जा रहे हैं। इसके पहले कि स्टूडियो में अपने मेहमानों से मैं बातचीत करूं, आज तक ने क्या बहुत बड़ी तैयारी
आपके लिए करके रखी हुई है। जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं और लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर बाबा के पास, जो हमेशा की तरह इस बार भी अपने आंकड़ों के साथ हैं पूरी तरह से तैयार, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए कि आज कंप्यूटर बाबा के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, किसका होगा राज तिलक। सबसे पहले राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। राजस्थान में चूंकि कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही अपने अपने दावे हैं राजस्थान को लेकर। 199 सीटें, यहां पर कौन कौन से महारथी हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो देखिए, अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। 1998 में पहली बार वो जीते थे, भैरव सिंह शेखावत की सरकार को हराकर। सरदारपुरा से चुनावी मैदान में है। वसुंधरा राजे झालरापाटन से चुनावी मैदान में है और वसुंधरा राजे की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है, मंदिर मंदिर दर्शन कर रही हैं, अपने नेताओं को साधने की कोशिश कर रही है, तो बागियों को भी लगातार फोन लगाए जा रहे हैं। सचिन पायलट टोंक से चुनावी मैदान में है। बड़े गुर्जर नेता सचिन पायलट का क्या होगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर सीपी जोशी नाथद्वारा से जो कि स्पीकर हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गौरव वल्लभ, अक्सर आप टीवी डिबेट में उदयपुर से इनको चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने टीवी डिबेट का हिस्सा अक्सर बनते हैं। हनुमान बेनीवाल पर इस वक्त बीजेपी की खास नजर है, खिंदवाड़ से वो चुनावी मैदान में है, तो इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या स्थिति रही थी पिछली बार की। सीट गणित की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं 200 में से पिछली बार 2003 में बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती है, 2008 में चली जाती है, 13 में फिर बनती है, 2018 में फिर चली जाती है। 2023 में बीजेपी को इसी 5 साल में जो सरकार बदलने की उम्मीद रहती है, उससे 2023 में उम्मीद है बीजेपी को। इसी वजह से दफ्तर खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये तो हमने बात कर ली है राजस्थान की कंप्यूटर बाबा। अब हमको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सियासी फिजा भी इस बार बेहद दिलचस्प दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कुल है 230 सीटें और 230 सीटों के लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के अपने अपने दावे हैं। यहां पर किसका होगा राज तिलक। और ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि मतदाता बड़े धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कंप्यूटर बाबा यहाँ पर थोड़े स्लो मध्य प्रदेश में आ गए। चलिए, मध्य प्रदेश का मैप आ गया है और अब यहाँ पर भी देख लेते हैं सीट गणित, जल्दी से आपको दिखा देते हैं, पिछले आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार 2003 से भारतीय जनता पार्टी 2013 तक वो शानदार प्रदर्शन करती रही। 2018 में आकर उसका ग्राफ गिर जाता है 109 पर, कांग्रेस 114 के साथ बड़ी बढ़त हासिल करते हुए पहले नंबर पर आती है, अपनी सरकार बनाती है। 6 बीएसपी के विधायकों को शामिल करा लेती है, एक निर्दलीय को, उसके बाद अपनी सरकार बना लेती है। 2023 का आंकड़ा क्या रहेगा। प्रचंड जीत की बात शिवराज सिंह चौहान के लिए की जा रही है, लेकिन क्या ऐसा होगा ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। ये तो हमने बात कर ली है। सीधी टक्कर की भी जरा देख लेते हैं कंप्यूटर बाबा, सीधी टक्कर कहां कहां लेकर आ रहे हैं। खासतौर से सीधी टक्कर का आंकड़ा जैसे ही आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे, उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देंगे, क्योंकि ये बड़ी। और यहां पर आपको हम दिखाते चले कि बाहुबली कितने चुनावी मैदान में है और उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। गंभीर आपराधिक मामले और आपराधिक मामले किन किन के हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये आंकड़ा एडीआर की रिपोर्ट का सामने आया है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के आंकड़े आपके सामने हैं। शिक्षितों की बात कर लें तो यहां पर जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे 12वीं पास, आपको बता दें कि 65 उम्मीदवार हैं जो कि 12वीं पास हैं। कांग्रेस के 66 हैं, 176 अन्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ग्रेजुएट किन उम्मीदवारों की ओर से किया गया है। बार बार पढ़ाई लिखाई का अक्सर जिक्र होता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 94 ग्रेजुएट हैं, ये बीजेपी के हैं। कांग्रेस के 95 हैं और अन्य जो उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में 101 है। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि हायर एजुकेशन वाले 67 बीजेपी के हैं, 68 कांग्रेस पार्टी के हैं, 61 अन्य हैं। और दागियों की भी बात कर लेते हैं, इनको लेकर भी सभी की निगाह टिकी रहती है। तो बीजेपी के 4 दागी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के 10 हैं, अन्य जो मैदान में उतरे हुए हैं वो 6 हैं। तो ये तो हमने कंप्यूटर बाबा की बात कर ली है। छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, वहां पर भी मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी अपने मेहमानों से ले लेते हैं। सबसे पहले विनोद जी आपके पास आते हुए, कांग्रेस दफ्तर में तो गजब का जश्न मन रहा है। ये कहां को लेकर, क्या ये राजस्थान को लेकर है या ये तेलंगाना को लेकर है या छत्तीसगढ़ को लेकर है, कहां को लेकर, मतलब इतनी बड़ी तैयारी कांग्रेस पार्टी की आज के पहले कभी हमने नहीं देखी है। चित्रा जी, बड़ा दिलचस्प है कि इस बार जो है ढोल तमाशे पटाखे काउंटिंग शुरू होने से पहले ही बजने लगे। हाँ। और तो ये दिखाता है कांग्रेस कुछ मामलों में, कुछ राज्यों को लेकर बहुत बात पूरी करें। एक बड़ी खबर जल्दी से दे देते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को चेताया है, चेतावनी अपने उम्मीदवारों को दी गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और उसकी ओर से कहा गया है बीआरएस बीजेपी के साथ गए तो माना जाएगा धोखा।
अब उनकी मंजूरी आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है संगीत रागी जी? जल्दी से अपनी टिप्पणी कर मैं दीजिए आप। इसलिए कह रहा हूं कि लोगों की सोच के खिलाफ ना जाए उम्मीदवार। ये तो सही बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि वोट जिस पार्टी को दिया है तो क्यों इतना क्यों खुश हो रहे हैं आप? नहीं, मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। हाँ। ये गंभीर चिंता का विषय है और हम सबको चिंता करनी चाहिए कि क्या ऐसे उम्मीदवार चुने जा रहे हैं जिनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, राजनीति के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। आप कोई भी पार्टी छोड़ करके कहीं से कोई राजस्थान को लेकर भी तो खबर आई कि 3 राज्यों में बीजेपी कहीं अपने विधायकों को भेज सकती है। नहीं, मैं एक छोटी मैं एक टिप्पणी विनोद जी की वजह से बिल्कुल जो इस वक्त राजनीति का दौर चल रहा है उसमें कहीं भी कोई किसी से जा सकता है, और खासकर चुनाव के पहले जिस तरह आयातित नेताओं को टिकट दिए जाते हैं, हर पार्टी देती है, और इसीलिए उन आयातित नेताओं को जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उनको लेकर चिंता ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी अपनी पुरानी पार्टी में संबंध होते हैं, संपर्क होते हैं। तेलंगाना में चूंकि बीआरएस पिछले 10 साल से लगातार सत्ता में है और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी ताकतवर है, तो चंद्रशेखर राव के पास साधन संसाधन भी है, तो कांग्रेस को ये चिंता है। कांग्रेस अभी तक बहुत कमजोर रही है वहां, कि कहीं जो तमाम नेता जिनको बाहर से आके जिनको टिकट दिया गया है कहीं वापस चल न दे जीतने की बात, इसलिए चेतावनी दी गई है। और अब देखिए हनुमान बेनीवाल से संपर्क बीजेपी कर रही है, अब पूनिया जी कह रहे हैं 150 सीटें आ रही हैं, तो फिर संपर्क क्यों कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल से? कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि मामला वो नहीं है जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। तो ये हर पार्टी पे लागू होता है। मुझे लगता है राजनीति के इस दौर में ये कहना या करना कोई नई बात नहीं है।